आप हूबहू ओशो की तरह दिखते हैं। चाहे बायोलॉजिकली आप एक ही माँ से पैदा हों, उसकी वजह से भी होता आप पहनावे में भी, बात करने के तरीके में भी, तौर तरीके में भी बिल्कुल ओशो जैसे दिखते हैं। ये कैसे आया? ओवर द ईयर्स कैसे आया आपके अंदर? देखिए, मैंने अपने आप को ऐसा पाया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ जानबूझ के किया है, जो मुझे सहज स्वाभाविक अपने स्वधर्म के अनुकूल, अपनी रुचि, रुझान, अपने प्रज्ञा, अपनी विवेक, अपने इंट्यूशन से अच्छा लगता है, मैं वैसा जी रहा हूँ। अब समानता है, अब भाई-भाई की शक्ल सूरत में थोड़ी समानता तो होगी, यहाँ तक कि आवाज़ में भी थोड़ी समानता होगी, यहाँ तक कि मान लीजिए बोली है, हम जिस इलाके में बड़े हुए, वह बुंदेलखंड कहलाता है, वहाँ की भाषा बुंदेलखंडी है, शुद्ध हिंदी वहाँ नहीं बोलते। तो आप पाएँगे ओशो शुद्ध हिंदी बोलने में जो गलती करते हैं, वही गलती मैं भी करूँगा। बिल्कुल। उसमें बुंदेलखंडी टोन आएगी, क्योंकि बचपन से हमारी मातृभाषा वह रही है। समझिए ओशो अंग्रेजी बोलना बहुत बाद में शुरू किए। हम बहुत छोटे गाँव के रहने वाले हैं। मैंने भी बहुत बाद में ओशो को सुन-सुन के मैंने सीखी। तो जैसा प्रोनाउंसिएशन वो करते थे, मैं भी वैसे ही करूँगा। चाहे वो सही हो कि गलत मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सीखा ही वहीं से हूँ। बहुत सी चीज़ें हम अपने बड़ों को देख के सुनते सीखते हैं। अब ओशो की हैंडराइटिंग जो है, वो मेरे बड़े चाचा जी की हैंडराइटिंग के समान है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। और आश्चर्य की बात, मेरी हैंडराइटिंग भी बिल्कुल वैसे ही, अच्छा। है ना? मुझे जब स्कूल में टीचर्स ने टोका हुँ। कि तुम अपने भाई की नकल करते हो, अच्छा। जानबूझ के तो नहीं करता था, है ना? हैंडराइटिंग में तो कोई नकल नहीं कर सकता, हाँ, बिल्कुल। है ना? राइटिंग तो यूनिक यूनिक ब्लेंड होती होता है। है। हाँ। फिर मैंने थोड़ी बहुत चेंज करने की कोशिश की कि एग्ज़ैक्टली वैसी ना दिखे। उसे थोड़ा-सा तिरछा लिखते थे, मैंने सीधा लिखना शुरू किया, लेकिन फिर भी लिखाई दिखेगी कि है वैसी ही मिलती-जुलती है। ओशो जैसा सिग्नेचर करते थे, उनको सिग्नेचर रंगीन बनाने का शौक था। मुझे पता नहीं ये शौक मुझे कब आया। मैं भी वैसे ही हुँ। कलाकृति वाले सिग्नेचर करता हूँ। चाहे चाहे बनाने में उसको 1 घंटा 2 घंटे खराब हो जाए, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें कलर भरने में। अब कोई कहे नकल कर रहे हो, ठीक है भाई नकल कर रहे हैं। ओशो को जबलपुर के कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, उनकी तर्क क्षमता की वजह से, हाँ। है ना? अब संयोग की बात है ना? मुझे जबलपुर के कॉलेज में एडमिशन ही नहीं दिया गया, वही मुद्दा फिर आ गया। मेरे तर्कों से वो प्रिंसिपल नाराज़ हो गए, अच्छा। एडमिशन ही नहीं दिया सेम उन्होंने। कॉलेज में थे आप? नहीं, अलग-अलग अलग-अलग। कॉलेज के थे ना, अलग कॉलेज। लेकिन अब ये घटना, अब कोई कहे कि हमने नकल की है, तो नकल तो नहीं की है, लेकिन ऐसा हुआ, अच्छा। है ना? ओशो सागर विश्वविद्यालय से टॉप किए, संयोग की बात मैं भी सागर विश्वविद्यालय से टॉप किया। अरे वाह! अब इसमें तो कोई नकल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, ओशो ने कभी अपना कोर्स का मटेरियल पढ़ने की मेहनत नहीं की। पढ़ते खूब थे वो, हज़ारों किताबें पढ़ते थे, मगर दुनिया भर की पढ़ते थे। कोर्स की किताब शायद एक दफ़े कभी देखी हो खोल के। मेरे साथ ऐसा संयोग बना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे-ऐसे चीज़ें बनी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, उस साल मैं पढ़ नहीं पाया था कोर्स। तो कैसे टॉप कर लिया आपने? अब मैं भी चकित हूँ, मुझे लगता है शायद गलती से नंबर दे दिए, किसी और के नंबर मुझे मिल गए। मैंने तो अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट भी की थी कि सर फिर से पेपर जाँच कराइए। अरे ये तो वो बड़ी हँसने पहली लगे, बार कहते हो कि लोग फेल होते हैं, वो आके कहते हैं एग्ज़ैक्टली। कि हमको ज़्यादा नंबर चाहिए। यू आर यूनिवर्सिटी टॉपर। मैंने कहा लेकिन मुझे शक हो रहा है, कुछ भूल-चूक हुई है। हो सकता है किसी एक और के नंबर मुझे मिल गए हों, तो कुछ नाइंसाफ़ी हो जाएगी उसके साथ, मुझे नहीं पता वो कौन है। उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा। तो ऐसे-ऐसे संयोग हैं जिनको हम समानता कह सकते हैं, है ना? ओशो को जो बीमारियाँ थीं, वो मुझे भी हुईं। जैसे? उदाहरण के लिए माइग्रेन की बीमारी, अच्छा। है ना? डायबिटीज़ की बीमारी, अच्छा। ओवरवेट हो जाने की बीमारी। अब उसमें भी हमारी समानता, जैसा ओवरवेट वो हुए थे, वैसे ही मैं हो गया था। अच्छा। और फिर उन्होंने 27 किलो वज़न घटाया था डाइटिंग करके, अच्छा। और मैं 25 किलो घटा चुका हूँ। अभी मेरा 2 किलो अभी भी ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे। अच्छा। तो अच्छा। 27 मेरा भी पूरा हो जाएगा। मैं मेरी ऊँचाई के अनुसार जो नॉर्मल होना चाहिए, मैं उस पे आ जाऊँगा। अच्छा। अब इसको कोई है कि नकल, हुँ। तो इसको नकल तो नहीं कह सकते, ये स्वाभाविक रूप से ऐसा हुआ, हाँ। है ना? अच्छा। कोई जानबूझ के तो नहीं किया है। हुँ। अच्छा। तो अब दूसरा। आपने जो पूछा था कि कैसे उनसे जोड़ बना, हाँ। इसको मैं कहूँगा मुझे
खूब अच्छे से स्मरण तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से मैंने उनको ही देखा और मेरे जीवन के आदर्श मुझे वही नज़र आए। तो हमने भाई की दृष्टि से कम देखा, गुरु की दृष्टि से ही ज़्यादा देखा, है ना? जब मैं प्राइमरी स्कूल में भर्ती होने वाला था, तो उसके पहले जो मई-जून का महीना वेकेशन का रहता है, उस समय जबलपुर में ओशो का पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ था, पहला। ये शायद 1962 की बात है। जबलपुर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी तो नॉर्मल वो वाली है, दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वहाँ ओशो के कोई मित्र थे, उन्होंने वहाँ पर कैंप का आयोजन किया था, क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर था, भीड़ भड़क्का नहीं, शोरगुल नहीं, और खूब हरियाली थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो वो मुझे पहली याद है जब मैं वहाँ गया, मेरे एक और भाई मुझे लेके गए। तो वहाँ पर ओशो सुबह-शाम प्रवचन देते थे और ध्यान कराते थे। तो उतनी छोटी उम्र में मैं 7 साल का रहा होऊँगा, तो प्रवचन तो नहीं समझ में आता था, लेकिन उस कभी हँसी-मज़ाक की कोई बात, मुल्ला नसरुद्दीन का चुटकुला कहते थे, वो समझ में आता था, उसमें खूब मज़ा लेता था। लेकिन वो जो ध्यान कराते थे, वो पकड़ में आ गया। अच्छा। विचार तो नहीं पकड़ में आया, आप मुझसे पूछो उन्होंने क्या प्रवचन दिए थे, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो उन्होंने ध्यान कराते थे सुबह और शाम को, वो एकदम पकड़ में आ गया। वो 4 चरण में ध्यान होता था। पहले वो कहते थे भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है, योर बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। फिर कहते थे अब देखो साँस धीमी होती जा रही है देखते-देखते। अपनी तरफ से नहीं करना कुछ बदलाहट, सिर्फ़ देखो और देखने से ही धीमी हो जाएगी साँस। फिर 1-2 मिनट बाद वो कहते कि अब मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। और जब वो ऐसा कहते, एक तो छोटी उम्र 7 साल की, तो मन वैसे ही चंचल होता है। हुँ, वो शांत हो जाता उनके बात सुन के। और उनकी आवाज़ में एक हिप्नोटिक असर है, सम्मोहक असर। कहते साँस धीमी हो गई, शरीर शिथिल हो गया, मन शांत हो गया, और फिर कहते अब हृदय में स्वीकार का भाव, कि जो भी है, मान लो सुबह का समय है और 9 बज गए, ध्यान जब वो करा रहे हैं, 8 बजे से शुरू किया था, उन कह रहे हैं कि तेज़ धूप हो गई है, गर्मी लग रही है, माथे पे पसीने की बूँद आ रही है, और इसको एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी। सूरज ऊपर आ गया है, धूप लगेगी। मक्खी आके चेहरे पे बैठ गई है। रेजिस्टेंस नहीं करो, हटाने की कोशिश नहीं करो, स्वीकार लो, क्योंकि स्वीकारते से ही हम शांत हो जाते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं, रिजेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम अशांत होते हैं। मान लो सड़क पे हॉर्न बजा कार का, तो सड़क है तो गाड़ियाँ चलेंगी, हॉर्न भी बजेंगे, स्वीकार करो इसको। जीवन ऐसा है, तुम्हारे ध्यान करने से ज़िंदगी बंद थोड़ी हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर कॉलेज था, कहीं कौवे की आवाज़ आ रही है, कहीं कोयल की आवाज़ आ रही है। उस पर चुपचाप सबको स्वीकार भाव से सुनो। तो सुनने में ऐसी शांति आ जाती जिसका कोई हिसाब नहीं। मन के विचार ही बंद हो जाते, और तब ओशो कहते कि एक और धीमी-सी आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुनो। मानो झिंगुर बोल रहे हों। शाम को तो एक्चुअल झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती थी, पर सुबह नहीं सुनाई देती थी। तो ओशो कहते जैसी शाम को सुनाई दे रही थी, उससे मिलती-जुलती, नॉट एक्ज़ैक्टली सेम, उससे एक मिलती-जुलती बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दे रही है। यह ओंकार की ध्वनि है, यह अस्तित्व का संगीत है, यह अनाहत नाद, ब्रह्मनाद है, उसे सुनो। उसको सुनते-सुनते फिर पता नहीं मैं कहाँ खो जाता, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि मैं शायद बेहोश हो गया। पर बेहोश नहीं होते थे, क्योंकि जैसे ही ओशो कहते कि अब धीमी गहरी साँस लो और वापस लौट आओ, तो तुरंत वापस लौट आते। इसका मतलब कहीं होश था, लेकिन बीच में एक समय ऐसा लगता कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। तो उस बचपन में ये सब समझ नहीं आता था, ये तो सब बड़े होके समझ में आया कि खूब अच्छा गहरा ध्यान लग रहा था। तो इस प्रकार मेरा ओशो से जो नाता जुड़ा 7 साल की उम्र में, वो गुरु शिष्य का हो गया। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये एक सामान्य आदमी जैसे आदमी नहीं है, जैसे दुनिया में सब हैं। ये हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं, जिससे हम अपरिचित हैं, है ना? और ओशो के तर्क उस समय समझ नहीं आते थे, लेकिन जो समझ में आता था वो ये था कि इनका प्रेम, इनकी करुणा, है ना? वो समझ में आती थी कि ये कुछ विचित्र है, ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता, है ना? ओशो घर आते थे, कभी 20-25 लोग तुरंत आ जाएँगे, कुछ चर्चा चलने लगेगी, उसमें सब प्रकार के लोग होंगे, कोई
लड़ाई झगड़ा करने भी आया है, विवाद करने आया है, गुस्से में सवाल पूछ रहा है, गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। और ओशो जिस शांति से और प्यार से उसको समझा रहे हैं, वो छूता था। हमको नहीं पता वो आदमी क्या कह रहा है, इतने बड़े-बड़े शब्द हमको नहीं आते थे या ओशो क्या कह रहे हैं, पर एक बच्चा देख रहा है कि एक आदमी क्रोध में कुछ कह रहा है और ओशो कितने शांति से और प्रेम से उसको समझा रहे हैं। वो चीज़ पकड़ में आती थी कि ये उसके क्रोध से क्रोधित नहीं हो रहे। वो कोई अपमानजनक बात कह रहा है तो उससे वो नाराज़ नहीं हो रहे। उसको उतने ही प्यार से समझा रहे हैं जैसे अपने मित्रों को समझाते हैं। तो वो चीज़ हृदय को टच करती थी और उससे समझ में आता था कि ओशो बड़े भैया कह के पुकारते थे उनको कि हम कहते ज़रूर हैं बड़े भैया, पर ये हैं कोई और। अच्छा। तो इस प्रकार हमारा नाता गुरु शिष्य का नाता शुरुआत से ही बना। ठीक है।